8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात का दिन। ये वो इलेक्शन था जिस पर ये इल्जामात लगे कि अवाम की अक्सरियत ने वोट दिया तो किसी और को, मगर इलेक्शन की अगली सुबह वोट मिले किसी और को। ये वो मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन थे कि जब इलेक्शन के दिन फॉर्म 45 ने अलग और इलेक्शन के अगले दिन फॉर्म 47 ने अलग कहानी सुनाई। यहाँ अहम बात यह है कि वैसे तो मुल्क में आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनमें धांधली के इल्जामात लगे हैं, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में हर गुजरता इलेक्शन पिछले इलेक्शन से बदतर साबित हो रहा है और हर नए इलेक्शन में धांधली के नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। वैसे तो जमहूरी निज़ाम की कामयाबी इलेक्शन के जरिए इख्तिदार की मुंतकली है, मगर यहाँ मुतनाज़ा इलेक्शन जमहूरियत की बुनियादों को कमज़ोर करने की वजह बन रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि 2018 के इलेक्शन से पहले भी ये इल्जामात लगे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तिदार में लाने के लिए फिजा बनाई जा रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले नाअहल किया गया और लंदन से वापसी पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज दोनों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स नून लीग और दीगर जमातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और फिर इलेक्शन डे पर RTS बैठ गया, जिससे इलेक्शन नताइज में ताखीर हुई और पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया। इसी तरह 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन डे और इलेक्शन से पहले वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ये इल्जामात लगे कि इस बार इलेक्शन के नताइज तब्दील करने के लिए ऐसे तरीके सामने आए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। 2024 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करने दिए गए। बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद भी किए गए। इलेक्शन से सिर्फ एक माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को जेलों में डाला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। यानी ना पार्टी के पास निशान था ना अपने उम्मीदवार। पार्टी को जल्द से जुलूस भी नहीं करने दिए गए और इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ते पहले इमरान खान को 3 केसेस में सजाएं सुनाई गई और इन तमाम मामलात को लेकर ये इल्जामात लगे कि इन फैसलों और इकदामात की बुनियाद कानूनी नहीं बल्कि सियासी है, जिसका मकसद एक सियासी जमात को नुकसान पहुंचाना है। मगर इलेक्शन से पहले जो हुआ सो हुआ, इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के अगले दिन जो हुआ वो इससे भी ज्यादा अफसोसनाक था। वैसे तो इलेक्शन डे पर अमूमी सूरत-ए-हाल नॉर्मल थी, हंगामों या तशद्दुद के वाकयात भी कम ही सामने आए, मगर हुकूमत की जानिब से इलेक्शन डे पर सुबह से मुल्क में इंटरनेट की बंदिश पर तनकीद हुई। वोटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पूरा दिन नून लीग की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं हमारा वोटर निकला है। नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से 2/3 अक्सरियत हासिल करने के दावे किए गए और नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां भी मुकम्मल थी। मगर शाम 6 बजे के बाद जो नताइज सामने आना शुरू हुए वो उम्मीदों, दावों और तमाम तज्जियों के बरक्स थे, क्योंकि जियो न्यूज़ ने अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में अपने नुमाइंदों के जरिए फॉर्म 45 के तहत जो नताइज रिपोर्ट किए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत बड़े मार्जिन से आगे नजर आई और रात 9 साढ़े 9 बजे तक ये वाज़े नजर आ रहा था कि नून लीग ये इलेक्शन हार रही है। और इस दौरान नून लीग की सफ़ों में मुकम्मल खामोशी और मायूसी की सूरत-ए-हाल सामने आ रही थी, जिसका सबूत भी हमने इलेक्शन ट्रांसमिशन में सामने रखा था। नून लीग के जराए ने हमें नून लीग के इलेक्शन हेडक्वार्टर से जो तस्वीर शेयर की उसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं के चेहरों पर मायूसी थी और शिकस्त नजर आ रही थी। जिसके बाद ये खबरें भी सामने आई कि नून लीग की क़यादत ने उस रोज जो विक्ट्री स्पीच करनी थी वो भी मंसूख कर दी गई और नून लीग के तमाम रहनुमा हेडक्वार्टर्स छोड़कर चले गए। जिसके बाद कई घंटों तक नून लीग के किसी सीनियर रहनुमा का ना सोशल मीडिया पर इलेक्शन से मुतल्लिक कोई बयान सामने आया, ना कोई सीनियर रहनुमा मीडिया पर आकर बात करने को तैयार था। मगर फिर इलेक्शन के नताइज आना रुक गए और तकरीबन 11 बजे इलेक्शन कमीशन के जराए से यह खबर सामने आई कि मीडिया पर चलने वाले नताइज गलत हैं और हतमी नताइज का इंतजार किया जाए। मगर अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने जो दावे किए थे कि हमने नताइज जारी करने का शफाफ तरीका बनाया है जिसके तहत आरोज इलेक्शन नताइज देंगे, उस तरीकेकार को नताइज देखते हुए तब्दील कर दिया गया और यह कहा गया कि नताइज आरोज नहीं बल्कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद जारी करेगा। और अहम बात यह कि इलेक्शन नताइज में तातुल आने के बाद चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी, हर सियासी जमात ने इलेक्शन नताइज फौरी जारी करने का मुतालबा किया, मगर नून लीग की जानिब से ऐसा कोई मुतालबा सामने नहीं आया। और फिर रात 3 बजे के बाद नून लीग ने यह बयानिया बनाना शुरू किया कि जो नताइज सामने आ रहे हैं वो गलत है, असल नताइज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह वो वक्त था जब तकरीबन हर जमात इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे तनकीद कर रही थी, मगर नून लीग वो वाहिद जमात थी जो इलेक्शन कमीशन के किरदार से खुश थी और फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 का इंतजार करने का मशवरा दे रही थी। 11-12 बजे से हर पार्टी का मौकिफ किसी ना किसी जरिए सामने आ रहा था, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो राब्ता करके हो, चाहे हमने उनको अप्रोच किया हो। सिर्फ नून लीग एक ऐसी पार्टी है जो सुबह से पीटीए के फोन सर्विसेज बंद करने पे भी खामोश है,
जब रिजल्ट आना शुरू हुए और जियो ने वो बताया कि 26,000 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं, उस पर भी आपका कोई मौकिफ नहीं था। ये सडनली जब खबर चलना शुरू हुई कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जो चैनल्स के रिजल्ट है वो दुरुस्त नहीं है, हम रिजल्ट देंगे, उसके बाद ऐसा लगता है कि नून लीग में एक जान सी पड़ी है, एक उम्मीद सी आई है कि शायद जो टीवी चैनल्स के रिजल्ट हैं उससे मुख्तलिफ रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। और उसके बाद राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, और अब आप 4 घंटे बाद सामने आई हैं। आपने ये तासुर अभी पिछले 1.5-2 मिनट में दिया। हम्बली आई वुड अगेन से कि हम कोई इलेक्शन कमीशन के बयान का इंतज़ार करते हैं। मैं आपको खालिसतन ये बात बिल्कुल ऑनेस्टली बताना चाह रही हूँ आपके नाजरीन को भी और पाकिस्तान की आवाम को भी, कि मेरे पास जिस तरह इलेक्शन सेल के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं चैनल्स के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी हतमी रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए और आप अपनी खुद स्क्रीन पर देखें कि कोई आपका रिजल्ट 40% से ऊपर नज़र आ रहा है आपको, एक्सेप्ट फॉर 3 एरियाज कहीं नहीं नजर आ रहा। जो मेरे पास फॉर्म 47 आ रहे हैं या फॉर्म 45 आ रहे हैं, उसकी कंपाइलेशन के मुताबिक मैं आपको अपना मौकफ दे रही हूँ। उसके अलावा जो आप दिखा रहे हैं वो आपकी भी इंफॉर्मेशन होगी। तो फिर अगर हर टीवी चैनल अपने नुमाइंदों के जरिए रिजल्ट हासिल करता है, जियो न्यूज के तकरीबन 7,000 नुमाइंदे थे जो फील्ड में थे, मुख्तलिफ चैनल्स के भी थे। हर चैनल में एक चीज कैसे मुश्तरका है, वो ये कि इंडिपेंडेंट्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, नून लीग से डबल से ज्यादा तादाद में इस वक्त आगे हैं। ये कैसे हो सकता है जब हर टीवी चैनल की टीम मुख्तलिफ है, नताइज कहीं को कोई किसी को कोई पहला मिलता है, लेकिन हर टीवी चैनल फॉर्म 45 के बाद फैसला करता है। तो यहाँ पे तो दर्जनों चैनल से सब यही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स आगे हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट्स आगे हैं, दर्जनों चैनल कह रहे हैं। मैं एक तो पर्सनली कोई जियो न्यूज़ के साथ मेरा वो मसला नहीं है। आपने खैर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हतमी फैसला भी दिखा दिया अभी, लेकिन परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ने दें और जो फॉर्म 45 के हतमी रिजल्ट और फॉर्म 47 है उसके मुताबिक जब इतने टाइम से ये मसला चल रहा था, 10-11 बजे रिजल्ट आने चाहिए, आपकी पार्टी क्यों खामोश थी? किसी का मौकिफ क्यों नहीं किसी भी तरीके से सामने आ रहा था? जो रूपोश है उमर अयूब साहब, उनका मौकिफ आ गया, हमाद अज़ीज़ साहब वीडियोस भेज रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था या कोई और वजह थी। क्यों किसी पार्टी का मौकिफ नहीं आ रहा है? 10-11 बजे तो शोर मचाना शुरू कर देना चाहिए था कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्यों इतने स्लो है, वी आर द विनिंग पार्टी। शोर यहाँ बचाने से था कि जो हमारे कैंडिडेट्स थे, वो हमारा जो यहाँ लीगल सेल है, हमारे जो लॉयर्स हैं, वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त भी कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, आरओ ऑफिस के बाद मौजूद है और वहाँ से हमें जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया पर चलने वाले नताइज को गलत करार देते हुए फॉर्म 47 का इंतजार करने की बात कर रही थी, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताखीर से जो फॉर्म 47 अपनी वेबसाइट पर लगाना शुरू किए, उसमें मुतअद्दिद हल्के ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फॉर्म 45 के मुताबिक तो लीड कर रहे थे, मगर फॉर्म 47 के तहत वो उम्मीदवार हार गए। लेकिन इस सब के बावजूद जो हतमी नताइज सामने आए, उसमें भी नून लीग सबसे ज्यादा सीटें ना जीत सकी और हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 92 और नून लीग के उम्मीदवार 79 सीटों पर कामयाब हुए। इस इलेक्शन के नताइज पर खुली धांधली के इल्जामात लगे, मगर हमने इलेक्शन से 3 माह पहले मुल्क की आईनी और कानूनी और सियासी सूरत-ए-हाल देखते हुए इस खदशे का इजहार किया था कि अगर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार को 80,000 वोट मिले, लेकिन उसे 8,000 में तब्दील कर दिया जाए, तो कोई क्या कर सकेगा? इस वक्त अगर आप हालात देखें, मतलब ना तो यहाँ पे इस वक्त आपको कानून नजर आता है, ना आईन नजर आता है। मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ, और आप मुझे बताइए कि अगर एक हल्के में तहरीक इंसाफ को 80,000 वोट पड़ता है, लेकिन वहां से वो कह देते नहीं 8,000 वोट पड़ा है, क्या कर लेंगे आप? क्या इस मुल्क में आपको कोई नजर आ रहा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ये आप भी तमाशे देख रहे हैं, फरूक हबीब आते हैं, अगले दिन कोई और रहनुमा आ जाता है। अगर इलेक्शन कंट्रोल्ड होने हैं तो आप किसी को भी बिठा दें, वो कंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो आप ACDC को बिठाएं, आप किसी और को बिठाएं, मेरे ख्याल से वो मैटर नहीं करता। मैं तो ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर 80,000 वोट को कहते नहीं 8,000 वोट पड़ा है, आप किस फोरम पे लेके जाएंगे? आपको क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिल जाएगा? आपको क्या इसके बाद कहीं से इंसाफ मिल जाएगा? यानी जिस खदशे का इजहार किया गया था, 9 फरवरी को फॉर्म 47 की सूरत में उसी किस्म के मामला सामने आए, और इसी सूरत हाल को देखते हुए हमने 9 फरवरी को जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में फैसल वावड़ा से कराची के नताइज पर सवाल किया, तो फैसल वावड़ा ने कहा कि हर चीज हस्बे जरूरत होगी। अगर MQM 22 में से 24 सीटें भी जीत जाती तो हैरानी नहीं होती। क्या ये फैसला हो चुका है कि कराची में जो सीटें जीती जाएंगी वो अवाम के मैंडेट से नहीं जीती जाएंगी और हस्बे ज़रूरत
वो दी जाएंगी, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी ये देखा कि कराची का नतीजा आखिर में आया। उस वक्त पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा कि पीटीआई को 14 सीटों की ज़रूरत थी ताकि वो 115-116 तक पहुंचे, तो उनको दिलवा दी गई। और अभी ये कहा जा रहा है कि हस्बे ज़रूरत कोalition पूरी करने के लिए एमक्यूएम को इतनी सीटें दी गई हैं, क्योंकि बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो 15 सीटें एमक्यूएम जीती है उसमें बाज़ जगह पे तो वो दूसरे या तीसरे नंबर पर भी नहीं थे। शहजाद इकबाल साहब देखिए, जब हस्बे हाल और हस्बे ज़रूरत 6 को 9 पढ़ लिया जाता है और 9 को 6 कर दिया जाता है हमारे अदालती निज़ाम के अंदर, तो ये भी हस्बे ज़रूरत, हस्बे हाल और हस्बे मजबूरी सब चीज़ें होती हैं। यहाँ मुर्दे का वोट डलता है और उसी पे जीता जाता है और उसका फैसला 5 साल बाद आता है। जितनी लाइमलाइट और टिकर्स और ब्रेकिंग चलती है उस हिसाब से ग्राउंड ये सूरत नजर आ रही थी कि एमक्यूएम जो है 15 नशिस्तें कराची से जी जाएगी या 16 नशिस्तें जी जाएगी। देखिए, मैं आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो 22 में से 24 भी ले जाते। फॉर्म 47 के तहत आने वाले नताइज पर तंजो तनकीद का जो सिलसिला 9 फरवरी को शुरू हुआ था, वो इलेक्शन के बाद भी कई रोज तक जारी रहा और आज तक जारी है। जबकि अहम बात यह कि इस इलेक्शन के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने जो नताइज जारी किए, उसके फौरी बाद नून लीग के अपने बाज रहनुमाओं के अहम एतराफी बयानात भी सामने आए। किसी ने कहा कि उसे भी फॉर्म 47 की ऑफर की गई थी, मगर उसने इनकार कर दिया। तो किसी ने कहा कि इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, मगर उसे हरा दिया गया। जब मैं हार गया, इस हल्के के अवाम ने मेरे हक में वोट नहीं दिया, अक्सरियत ने मेरे मुखालिफ को वोट दिया, तो मैंने ज़ाहिर है कि वो मुझे तस्लीम करना चाहिए था नतीजा। जो कुछ बाकी आपने बातें की बिल्कुल ऐसी हुआ, दुरुस्त है, और मुझे ये बिल्कुल सही है कि ये कहा गया, पेशकश होती रही, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये देखें मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं जाली मैंडेट के साथ जो है मैं असेंबली में जाऊं। हमारा तो बयानिया ये रहा है ना कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब ही ये है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। पहली बात कि मेरा मैंडेट नहीं था, ठीक है। मैं अगर फर्स्ट पे होता तो मुझे वो हरवाते, तो फिर शायद मैं अब तक यहाँ मेरे लिए जेल हो सकती थी या कब्र हो सकती थी, तीसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। आप कह रहे हैं जो कि मेरा नंबर दूसरा है, ठीक है। जब मैंने कहा कि मेरी पूरी जमात का दूसरा नंबर है, हम पीटीआई के हर कैंडिडेट के सेकंड आए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान डट गया और वोट उसके साथ खड़ा हो गया। कोई 8 फरवरी का है, कोई 9 का है। अच्छा, मानते हैं आप कोई 8 फरवरी का एमपी है, कोई 9 फरवरी का एमपी है, और आप ये मानते हैं नताइज तब्दील हुए 9 फरवरी को? मैं समझता नहीं, मुझे यकीन है, नजर आई हैं चीजें, और ये लोगों ने अपनी मनपसंद लोगों को आगे पीछे किया है। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की। नून लीग के बाज़ उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन के नताइज पर सवालात उठाए और फॉर्म 47 में गड़बड़ के इल्जामात लगाए। और दिलचस्प बात यह कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ये मामला एक ऐसा मामला है जिसे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद धांधली की इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी माजी में कई बार नून लीग का नाम लिए बगैर नून लीग को फॉर्म 47 के तहत जीतने के ताने देते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के अवाम ने एक जिम्मेदारी दिया है। अब उस वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। अगर हम यहां पहुंचे तो किसी फॉर्म 47 या फॉर्म 45 की वजह से नहीं जनाब स्पीकर, इन कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से। बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा कल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने भी दावा किया है कि अटक, रावलपिंडी और कराची से कई लोगों को फॉर्म 47 पर जबरदस्ती जितवाया गया। ये एक ऐसा मामला है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। बिलावल साहब का बेहतरीन इलेक्शन था। अच्छा। और बेहतरीन जो शो किया गया वो नहीं था। तो हुकूमत में मौजूद जो लोग हैं, आप समझते हैं ये मुझे गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए नहीं थे। मैं अगर ये कहूं कि बिलावल साहब जीते हुए थे या हारे हुए थे, मुझे ये नहीं पता। ये पता है कि तारड़ साहब हारे, मुझे ये पता है कि तारड़ साहब हारे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल। तो वो फॉर्म 47 पे हैं जो आपके मुताबिक? सारी 47 पे हैं। सारे से मुराद पूरा पाकिस्तान 47 पे है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पे आपके सामने है। इसमें पूरे पाकिस्तान में तो आप भी आते हैं ना, फिर पीपल्स पार्टी भी। हाँ, तो हम भी, मेरे हल्के में भी जो जीते हैं 47 पे है, पूरा अटक 47 पे है, पूरा पिंडी 47 पे है, कराची से ढेर सारे लोग 47 पे है। ये तो कोई इसमें तो इसको हम छुपा के तो क्या छुपाना चाहते हैं। बहुत बड़ा एक चक्कर जो है वो जरूर हुआ है। अच्छा। और मिसमैनेजमेंट हुई है।
सियासी रहनुमाओं के अलावा इलेक्शन के कुछ ही रोज बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने भी इल्जाम लगाया था कि रावलपिंडी की 13 सीटें हमने धांधली करके जितवाई। तहरीक इंसाफ की 70-70 हजार की लीड थी जिसको हमने शिकस्त में बदला। मगर कमिश्नर रावलपिंडी के इन बयानात में कितनी हकीकत थी और कितना झूठ था, इसका भी कुछ पता नहीं चल सका। बहरहाल आज 8 फरवरी के मुतनाज़ा इलेक्शंस को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन इलेक्शन में धांधली के जो इल्जामात लगे हैं उसकी किसी प्लेटफॉर्म से वाज़ेह तहकीकात नहीं हो सकी हैं। ना ही सियासी जमातों के मुतालबात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया और ना ही इन इल्जामात पर कोई आज़ाद कमीशन कायम हो सका। बल्कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने इलेक्शन से मुतालिक मामलात पर काम शुरू किया और इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के करीब था, तब हुकूमत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की तैनाती का नया कानून मंजूर कर दिया। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देने का हुक्म दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया और ट्रिब्यूनल्स के मामले को लाहौर हाई कोर्ट के नई चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन की बामी मुशावरत पर छोड़ दिया। लेकिन इस सब के बाद भी तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद थी कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। लेकिन हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने का जो सीनियरिटी प्रिंसिपल था उसको तब्दील कर दिया और जस्टिस याया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आईनी और रेगुलर बेंच को तब्दील करके नया तनाज़ा भी खड़ा कर दिया गया। अपोजिशन जमातें अब भी नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं और अब उनके मुताबिक उसके लिए उनके पास सड़कों पर एहतजाज का वाहिद रास्ता बाकी रह गया है।